कह रहा ट्रांसफार्मर में शिथिल हानि आपूर्ति के डैश के समानुपाती होता है। यानी आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस है पीएच किसके बराबर होगा? के एच बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। बिल्कुल नहीं विद्यार्थी जी, क्या होता है? बीएम के पावर 1.6 एफ इंटू भी होता है। यानी पीएच हमारे सप्लाई की आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती होता है। सप्लाई में हम वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें फ्लक्स कहां से आएगा? नेचुरल सी बात है। किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा साहब? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। और अगर यहीं पर रहता एडी करंट तो एफ स्क्वायर पर क्या होता है साहब? निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ें। यदि फील्ड वाइंडिंग द्वारा निर्मित मेन फ्लक्स की दिशा को बदल दिया जाए, यानी एन से एस था पहले, अब आप नीचे से ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर कर दीजिएगा, यानी इसको पलट दीजिएगा, ये एस ये एन हो जाएगा। डायरेक्शन आपके चुंबकीय क्षेत्र का उल्टा हो गया। तो आपको याद है ना फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम दायां हाथ में बदल जाएगा। वैसी परिस्थिति में क्या हो जाएगी साहब? नेचुरल सी बात है, आपकी क्या होगी? मोटर के घूमने की दिशा पलटेगी कि नहीं पलटेगी? बिल्कुल विद्यार्थी जी, राइट आंसर क्या दे दीजिएगा? मोटर के घूमने की दिशा डेफिनेटली परिवर्तित हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह काम कहां नहीं होगा? अगर डीसी मशीन है तो वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा सप्लाई टर्मिनल के चेंज होने से। लेकिन अगर एसी मशीन है डेफिनेटली वहां क्या होगा साहब? परिवर्तित हो जाएगा। साहब स्लिप के बारे में तो आप जानते हैं, हमारा स्लिप क्या होता है? स्लिप होता है साहब एनएस माइनस एनआर बाय एनएस। परसेंटेज स्लिप निकालिएगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा सरकार? 100 से गुना कर दीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर? आइए विद्यार्थी जी, तो उत्तर कौन सा देंगे? एनएस माइनस एनआर बाय एनएस कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए विद्यार्थी जी, 50 माइक्रोफेराड है। 50 माइक्रोफेराड मतलब 50 गुना 10 के पावर माइनस 6 फेराड। वोल्टेज आपका 230 वोल्ट दिया है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कैपेसिटर के द्वारा प्रतिघात कह रहा है, यानी XC बराबर जानते हैं 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय 2 पाई एफ इंटू सी। विद्यार्थी जी क्या कीजिएगा? 1 बाय 2 गुना 3.14 गुना 50। 80 के बदले में क्या कीजिएगा साहब? आप 50 गुना 10 के पावर माइनस 6 नहीं लिख दीजिएगा? बताइए तो कितना ओम आ रहा है साहब? 63.6 आ रहा है। तो चलिए बिल्कुल सही आ रहा है 63.6। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। लेकिन एक और छोटी बात संजय कुमार जी याद रख लीजिएगा, वो बात ये है मेरा एक्सी विद कर्मानुपाती किसके है? फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी बढ़ता है मेरी रिएक्टेंस क्या होती है? घटती चली जाती है। फ्रीक्वेंसी घटता है रिएक्टेंस बढ़ती चली जाती है। आइए साहब, कह रहा तांबे की प्रतिरोधकता है 0.0182 माइक्रो ओम मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 0.0182 गुना 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर। लेंथ आपका क्या दे दिया है? 1 किलोमीटर दे दिया। नहीं विद्यार्थी जी, अब ये किलोमीटर दे दिया तो इसको 1000 मीटर लिख सकते हैं। अब आपका क्षेत्रफल देखिए, एरिया दे दिया 10 mm स्क्वायर। इसको यदि मीटर में लाना है तो मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, यानी 2 2 2 यानी 6 पावर जुट जाएगा, यानी 10 के पावर माइनस 6 गुना में आ जाएगा। नेचुरल सी बात है। यानी अब आपका डाटा जो है विद्यार्थी जी वो क्या हो जाएगा? आइए जरा देख लेते हैं। अब आपका डाटा हो गया हमारे पास। हम सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? R बराबर रो L बाय A होता है। रो के बदले विद्यार्थी जी हम पुट कर दें 0.0182 गुना 10 के पावर माइनस 6, और साहब जी L के बदले में क्या रख दें? आपका 1 गुना 1000 कर दीजिए। अब बटा क्या हो जाएगा? 10 mm स्क्वायर है तो 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या बचेगा आपके पास? आपका 18.2/10 बचेगा। यानी आपका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.82 ओम आ जाएगा। उत्तर कौन सा दीजिएगा? डी नंबर हो जाएगा 1.82 ओम। दूसरा कुछ आ रहा है क्या? ठीक तो है ना? बी नंबर आ रहा है। बी कैसे आ रहा है?
एक सेकेंड, एक सेकेंड। -6 ठीक है। 0.0182 गुना हम कर दिए 1000। 0.82 में हम 1000 से गुना कर दिए तो मेरा कितना हो गया? 3 जीरो कटा तो 18.2 आया ना जी। तब अरे विद्यार्थी चलिए इसको आप काट दिए, ठीक है। 1000 से इसमें गुना किए तो 0.0182 को 1000 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ आएगा ना दशमलव, तो 18.2 ना हुआ। और नीचे आपका 10 का 10 बचा हुआ है ना पहले से है, तो क्या हो जाएगा? 18.2 बटा 10 ना, तो ये सिंप्लीफाई होकर 1.82 ना आएगा। तब ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर है विद्यार्थी जी। ग्रेट मैथमेटिशियन आज नहीं आया है क्या? वो बाहर चला गया? चलिए आगे बढ़ें। फोटो वोटो जल्दी लीजिए, जल्दी से कलम चलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम विशुद्ध रूप से धारिता परिपथ में आवृत्ति बढ़ाते हैं, देख लीजिए, कह रहा है कि XC आपका देखा था 1/ωc, तो क्या हो रहा? 1/2πfc। XC वित्त कर्मानुपाती F के है, F बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? क्या उत्तर देंगे विद्यार्थी? लेकिन यही काम उल्टा होता है। XL बराबर ωL होता है, 2πfl होता है। XL समानुपाती F का वैज्ञानिकों होता है। बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा और घटाइएगा तो घटेगा। चलिए आगे बढ़ें। स्टैंपिंग की मोटाई जितनी कम होगी, आप सब जानते हैं स्टैंपिंग समान रूप से किसके बारे में कहा गया है? लैमिनेटेड शीट के बारे में कहा गया है। समझ गए? हम लोग जो लैमिनेटेड शीट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे मेरा कोर मटेरियल हो, आपके रोटर में हर जगह पर, तो इसके बीच में पतला पतला हम लोग क्या करते हैं साहब? लेमिनेशन देने का काम करते हैं। जो शीट आपका पतला पतला पत्थर के रूप में होता है, आप सब जानते हैं P समानुपाती T² के, जितना कम आपकी थिकनेस होगी, मेरा आईडी करंट उतना क्या होगा? कम होगा। तो राइट आंसर क्या दे दीजिएगा? भंवर धारा हानि क्या हो जाती है? उतनी कम हो जाती है। डैश वह है जिसमें सिंगल वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में संयुक्त रूप से होती है। तो साहब जी यहां देख लीजिए, ये आपका हो गया हमारा आउटपुट, ये हमारा हो गया इनपुट विद्यार्थी जी। ये रहा आपका प्राइमरी V1, ये रहा आपका साहब जी V2। यानी ये आपका कौन सा है? स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कितनी वाइंडिंग होती है? सिंगल वाइंडिंग होती है। कितनी होती है? एक ही वाइंडिंग साहब हुआ करती है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का बहुत सारा प्रयोग होता है। हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में करते हैं। अगर 20 HP से ज्यादा है तब 3 फेज का वहां पर यूज करते हैं। उसके बाद साहब इसका प्रयोग वोल्टेज बूस्टर के रूप में करते हैं, बैरक के वैरियक के रूप में, बैरक के रूप में करते हैं। आपका जो लेबोरेटरी है वहां पर कम ज्यादा करने के लिए, याद रखना ये बहुत अच्छा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है। वोल्टेज को बढ़ाना यहाँ बहुत ज्यादा संभव नहीं होता है। हम के जितना करीब रहते हैं उतना कॉपर का हम यहाँ क्या करते हैं? बचत करते हैं। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। तो कॉपर की सेविंग इसमें क्या होती है? 2 वाइंडिंग से साहब ज्यादा होती है। कॉपर का बचत यहाँ ज्यादा होता है। विद्यार्थी जी कह रहा है उस तरह का एसी वितरण प्रणाली का हिस्सा जो समान उपयोग की तुलना में कुछ हद तक ज्यादा वोल्टेज पर संचालित हो और लो वोल्टेज वाले उपभोक्ता के उपयोग की तुलना में बड़े ऊर्जा उपयोग वाले व्यवस्थाओं को सप्लाई देने का काम करे। यानी आपका वितरक कह दिया तो आप तो जान रहे हैं 2 ही तरह का होता है, एक प्राथमिक वितरण, एक द्वितीयक वितरण। द्वितीयक वितरण से तो हम लोग आटा चक्की मिल बर्फ फैक्ट्री वाले को 400 वोल्ट देते हैं, अपने घर में 220 230 ला के हम लोग अभी आनंद ले रहे हैं, है कि नहीं है? तो ये तो हो गया द्वितीयक वितरण। लेकिन कह रहा है कि छोटे उद्योगों से, छोटे साहब जी छोटे हमारे जो एनर्जी ब्लॉक्स हैं उससे ज्यादा बड़े को, तो ज्यादा बड़ा में आपका क्या हो गया? कोई कॉलेज है बड़ा सा 11 kV का ट्रांसफॉर्मर उसको दे दिए, है कि नहीं है? कोई इंडस्ट्री है पाइप फैक्ट्री 11 kV का ट्रांसफॉर्मर उसको दे दिए, कोई ऐसा है जिसको 33 का दे दिए। बिल्कुल, तो उस तरह की व्यवस्था जो होती है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में ही संभव है। इसलिए मेरा सही उत्तर कौन सा है? प्राथमिक वितरण प्रणाली विद्यार्थी जी। आप लोग देखते होंगे कई सारे अभियंत्रण महाविद्यालय में 2-2 सेपरेट ट्रांसफॉर्मर रहता था और वहां से फिर अपना वो अलग व्यवस्था मैनेज करता है। तो उस तरह की जो स्थितियां रहती हैं वो डायरेक्ट कहां से दे दिया? प्राइमरी से दे दिया। बड़ा कंज्यूमर है।
अर्धचालक में जो प्रतिरोध है साहब जी, आप जानते हैं हमारा अर्धचालक एनटीसी होता है, अर्धचालक भी और मेरा इंसुलेटर भी। विद्वानों आप लोग जानते हैं कि सेमी कंडक्टर और आपकी साहब इंसुलेटर ये दोनों क्या होती हैं, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होती है, घटती है। टेम्परेचर के बढ़ने से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आपका जाता है और फिर कंडक्शन होना चालू हो जाता है। समान तापमान से कम पर यह कंडक्टर की भांति व्यवहार नहीं करता, इंसुलेटर होता है। समान से तापमान बढ़ा दीजिएगा तो यह कंडक्टर हो जाता है साथियों। इसके वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, जिसको कम करना बहुत मुश्किल नहीं है, इसीलिए संभव हो जाता है। इंसुलेटर में गैप 5 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, उसको कम करना संभव ही नहीं है, इसीलिए इंसुलेटर में हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। मेरा सबसे फेवरेट और पॉपुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है विद्यार्थी जी? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। राइट आंसर कौन सा दे दीजिएगा? तापमान में अर्धचालकों में प्रतिरोध तापमान में कमी होने पर बढ़ता है, वृद्धि होने पर बढ़ता है, गलत है। कमी होने पे घटता है, गलत है। कमी होने पे बढ़ता है, ये क्या है? सही है। ये वाला चीज जो होता है ना, ये एलवाई में होता है साहब। कुछ कुछ ऐसी चीजें देखिए, ना बढ़ता है ना घटता है, कहां पर होता है? ये आपका जेड है। ये आपका साहब जी किसमें होगा? मैग्नीन में होगा। किसमें होगा? मैग्नीन में होगा। नाइक्रोम में भी हो सकता है। आपका साहब जी किसमें होगा? यूरेका में होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस सबको हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जेडटीसी जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट और पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जितना भी मेटल है, धातु है, सब क्या होता है? पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। प्रतिरोध के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ती है विद्यार्थी जी। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तापमान बढ़ाइए घटाइए, वही लिखा है। तापमान में कोई परिवर्तन ना होने पर चेंज हो जाए, तो ये कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो अब चेंज, तो जेडटीसी थोड़े होगा। जेडटीसी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़े घटे आर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर बढ़े घटे मेरा क्या रहेगा? आर कांस्टेंट, तो वही जेडटीसी होता है। उसका एग्जांपल है मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम, ये सब एग्जांपल है जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का। चलिए विद्यार्थी जी, प्रमोद बाबू आपसे मेरा आग्रह है कि आप टेस्ट देते हैं तो ऑनलाइन में टेस्ट आपको मिल जाता है, उसी टेस्ट को आपको टच कर करके एबीसी आंसर देना होता है, उसके बाद डिस्कशन होता है। पहले ऑनलाइन का पीडीएफ हम नहीं डालते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के पीडीएफ पर आंसर भी दिया रहता है। अगर हम आंसरें आपको पहले दे देंगे तो हम आपसे टेस्ट क्या कंडक्ट कराएंगे? आपके ही सैकड़ों छात्रों का, मित्रों का कॉल आया है कि हमको पीडीएफ पहले नहीं दिया कीजिए सर, बाद में दिया कीजिए, इसीलिए 1-2 दिन बाद आपको पीडीएफ प्रिंट कराने वाला दिया जाता है। आंसरें हम आपको पहले दे दें तो क्वेश्चन देता आप टेस्ट दीजिएगा, उसका कोई मीनिंग है? तो इसीलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए, घबराइए मत। पीडीएफ की डिमांड सिर्फ आपकी व्यक्तिगत है। आपके 100 से ज्यादा मित्रों ने हमें कॉल करके कहा है इंक्वायरी में कि पहले मत दिया कीजिए, इसीलिए हम लोग पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। नहीं तो बहुत सारा बच्चा आंसर देख लेता है और वही देख देख करके मारता है, एकदम टोटल में टोटल नंबर 1 पर अपना पोजीशन 1000 लगा में दिखाने का कोशिश करता है। ये झूठी वाहवाही से बचने का प्रयास कीजिए, समझ गए? आप विद्वान छात्र हैं, उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझे होंगे। आइए साहब, उच्च गति चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन जो होती है, आपका हाई स्पीड का मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन, जिसको मांगलव ट्रेन कहते हैं, जापान चाइना सब में जो चलता है, जो कि वैज्ञानिक जी आप तो रिसर्च करते हैं, ट्रेन पटरी से कितना छोड़ देता है? 3 फीट 4 फीट हाइट छोड़ देता है, तब जाकर के चलता है, समझे कि नहीं? हाँ विद्यार्थी, उतना हाइट पर चलता है। मैग्नेटिक कपलिंग के माध्यम से वह जुड़ा रहता है, पटरी से बेपटरी भी नहीं होता है। हाई इंटेंसिटी का चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको साहब जी कैच किए रहता है। उसके लिए हमारा काफी कौन सा मोटर यूज होता है? लीनियर इंडक्शन मोटर। कौन सा मोटर होता है? लीनियर, लिम इसको कहते हैं। आज तक आपने इंडक्शन मोटर पढ़ा है जो रोटेटिंग गति करता है घूम घूम करके, ये कैसा गति करता है? रेखीय गति करता है साहब, समझ गए कि नहीं? तो यहां पर किसका यूज होता है? लिम का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्क वोल्टेज का मान डैश होता है उस अवधि को छोड़ दिया जाए जब त्रुटि धारा शून्य धारा बिंदु पर हो या उसके निकट, यानी फॉल्ट करंट जब 0 हो तो उस समय आर्क वोल्टेज क्या होगा? लो होगा। आर्क वोल्टेज उच्च होगा तब ना चिंगारी आएगी, लो रहेगा तो चिंगारी होगा ही नहीं, फॉल्ट है ही नहीं, सब कुछ स्मूथ फंक्शन हो रहा है, कोई समस्या ही हमारे पास नहीं है, तो नेचुरली आपका उत्तर क्या हो जाएगा वैज्ञानिक जी? लो होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं।
आइए आगे बढ़ते। डैश को लगभग एक ही गति और आउटपुट पर डायरेक्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई पर हम लोग चला सकते हैं। क्या ऐसा होता है जिसको एसी डीसी दोनों पर चला सकते हैं? नहीं टॉर्क में बदलाव, नहीं स्पीड में बदलाव, सब आपका बढ़िया से चलेगा। क्या होगा विद्यार्थी जी? यूनिवर्सल मोटर। एक सेकेंड। ऑपरेटिंग ऑन डायरेक्ट और सिंगल फेज एसी सप्लाई अप्रोक्सीमेटली, हम हिस्टैरिसीस को डीसी पर चलाते हैं जी। तब फिर हिस्टैरिसीस मेरा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, यह बात बिल्कुल सही है विद्यार्थी जी, लेकिन हम हिस्टैरिसीस को थोड़ी ना चलाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम हिस्टैरिसीस को कभी चलाते हैं? हिस्टैरिसीस मेरा क्या है? साउंड लेस आपका मोटर है, कोई रोटर में वाइंडिंग टीथ कुछ स्टैंपिंग नहीं होता है। यह आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। क्या है साहब? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। और आप जानते हैं गति इसका ns बराबर 120 F/P होता है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन कहीं से आप देखे हैं इसको डीसी एक्साइटेशन दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दिया जाता है। क्या इसको डीसी सप्लाई देके चलाते हैं? बिल्कुल नहीं साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिसको डीसी सप्लाई पर भी चलाएं और हम सिंगल फेज एसी पर भी चलाएं, और दोनों पर चलाने पर जितना स्पीड एसी पर दे रहा था उतना ही डीसी पर भी देगा, जितना टॉर्क एसी पर था उतना ही डीसी पर भी देगा। तो नेचुरल सी बात है, कौन सा मशीन होगा? यूनिवर्सल होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ लोग रिसर्च कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं, इसीलिए मामला गड़बड़ा जाता है। रिसर्च कीजिए, लेकिन उतना भी नहीं कीजिए कि आपका रिसर्च का सामान विलुप्त हो जाए। समझे कि नहीं? बड़ा रिसर्च कुछ ज्यादा ही कर लेते, उतना भी नहीं करना चाहिए। आइए साहब, अब यहां देख लीजिए, कह रहा है आपको एक्स और वाई के बीच का प्रतिरोध निकालने के लिए। तो साहब जी क्या करिएगा? ये तो सीधा मेरा क्या हो गया, 0.5 घुमा के दीजिए, बात बराबर सेम है। तो ये आपका 0.5 यहां आ गया। अब 0.5 जब यहां आ गया तो 0.2 और 0.8 दोनों आपस में कैसे है? सीरीज में है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.8 प्लस 0.2 तो कितना आ जाए? एक सेकंड देखिए, 2 है कि 0.2 है? 2 है। जब 2 है तो क्या बन जाएगा? 2.8 बन जाएगा। अब का परिस्थिति आपका क्या हो गया? यहां ऊपर में हो गया 0.5 और नीचे हो गया 2.8 और फिर यहां साइड में क्या हो गया? 5 ओम। यही ना व्यवस्था बन गया। अब ये दोनों का कर दीजिए सरकार पैरेलल। अब 2.8 है 0.5 का पैरेलल, 0.5 गुना 2.8 अब बटा हो जाएगा 2.8 प्लस 0.5। बताइए तो विद्यार्थी जी कितना हो रहा है? 8 5 13, नीचे 3.3 हो रहा है, ऊपर बताइए 28 5 100 तो 14 हो रहा है कि 1.4 हो रहा है? 1.4 बटा कर दीजिए 3.3 कितना आ रहा है? एक सेकेंड, आपका 1.4 डिवाइडेड बाय हो गया 3.3। तो जब 3.3 हो गया तो आपका 0.42 आ रहा है, 0.42। तो फाइनल अब क्या हो गया परिस्थिति? अब हो गया हमारे पास यहां पर आपका 0.42 ओम, इसके साथ सीरीज में 5। तो RXY का मान कितना? 5 प्लस 0.42 यानी 5.42 ओम। ये पॉइंट को आगे करके भी लिया है, इसीलिए मेरा उत्तर क्या मिल जाएगा? सी नंबर मिल जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, जोड़ घटाव गुणा भाग तो आप लोग आता ही है। विद्युत शक्ति के पारेषण के लिए जो चालक उपयोग करते हैं, नॉर्मली आप लोग जानते हैं ACSR का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। कह रहा कि कौन सा गुण उसमें नहीं होना चाहिए? सबसे पहले उच्च विद्युत चालकता जरूर होनी चाहिए, मेरे धारा का प्रवाह बिना रुकावट के हो, हीट लॉस हमारी मिनिमम हो, ये हम बिल्कुल प्राथमिकता के साथ इस बात का ध्यान रखते हैं। साहब जी उच्च प्रसार गुणांक यानी हीट लॉस अगर होती भी है तो हमारा टेम्परेचर के बढ़ने के कारण तुरंत आपका फैलने लग जाना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से हमारी तार क्या हो
जाएगी, कमजोर हो जाएगी, टूटने की संभावना होगी, ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, निम्न अपेक्षित स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो, लो हो या अच्छा है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ तनन सामर्थ्य अच्छा हो, ताकि आपका सैग कम से कम हो। सैग ज्यादा होगा तो आप समझ ही रहे हैं, स्विंगिंग ऑफ कंडक्टर होगा, शॉर्ट सर्किटिंग की चांसेस बनेगी, लोगों के भी आने जाने में आपका सुरक्षा नहीं रहेगा। कभी आप साइकिल से जा रहे हैं, मन होगा तो उसी में झूल करके तब जाइएगा, पता चलेगा कि आप निकल लिए। तो ये सब बातों का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या है, उच्च प्रसार गुणांक साहब नहीं होना चाहिए, फैलाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। अल्टरनेटर के संदर्भ में आउटपुट धारा को स्टेटर पर निश्चित टर्मिनल से सीधे लोड सर्किट तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, इसे ब्रश कॉन्टैक्ट से होकर गुजारने की जरूरत नहीं होती है। किसके कारण ऐसा संभव होता है, हम लोग यहाँ पे आर्मेचर को अस्थिर रखते हैं और किसको घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाते हैं। आर्मेचर अस्थिर रहता है, स्टेटर के कोर में असेंबल रहता है, 3 फेज स्टार या डेल्टा वाइंडिंग होती है, डायरेक्ट वहां से हम लोग 3 फेज एसी ले लेते हैं। तो क्या जवाब दीजिएगा साहब, अस्थिर आर्मेचर। घूर्णी आर्मेचर तो बिल्कुल गलत हो गया, ब्रश कॉन्टैक्ट यहां देते हैं नहीं, एसी पावर सप्लाई हमको मिलता ही है। राइट आंसर क्या होगा, फिक्स आर्मेचर के कारण यह होता है साहब। कूलिंग भी आसान हो जाता है। कौन सा कूलिंग इसको देते हैं हम लोग, अल्टरनेटर कह रहे हैं तो कौन सा कूलिंग, वेंटिलेटिंग डक्ट वगैरह लगा करके एरिया बढ़ जाता है, नेचुरल हो जाता है। बड़ा अल्टरनेटर है तो हाइड्रोजन कूलिंग, बड़ा अल्टरनेटर है तो हाइड्रोजन का प्रतिरोध कम की ज्यादा, हाइड्रोजन ही जमा होने लगता है जब आपका सेल के बारे में आपने पढ़ा है। लोकल एक्शन जब होता है आपकी, तो वहां क्या होता है, पोलराइजेशन जब होती है, ध्रुवाच्छादन होता है, हाइड्रोजन ना मेरे पोल के चारों ओर जमा होने लगता है, तो आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होने के कारण हमारी आउटपुट की वोल्टेज में कमी आ जाती है। उसी सबको दूर करने के लिए ना मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये तो विद्यार्थी जी आप पढ़ चुके हैं, है कि नहीं है, तो ये सब ध्यान रखना। तब इंडक्शन मोटर के संदर्भ में, अच्छा, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा प्रयुक्त वोल्टेज से डैश से पश्चिगामी कंप्लीट प्योर इंडक्टिव सर्किट है साहब। जब प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसका मतलब आर का मान 0 है, खाली एल है, तो आपका नेचुरली क्या होता है, वोल्टेज को रिफरेंस लीजिएगा, करंट एग्जैक्ट 90 से क्या करती है, आपका साहब जी लैग करती है कि नहीं है। इंडक्टर में बची करंट पीछे पीछे और कैपेसिटर में करंट आगे आगे। प्योर होगा मतलब उसके निर्माण में प्रतिरोध का मात्रा क्या है, 0 है। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा, π/2 इज द करेक्ट आंसर। धारा हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करती है। ऐसी परिस्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, पावर फैक्टर निकाल लीजिए, कॉस थीटा या फाई क्या होगा, कॉस 90 बराबर 0। तो मेरी पावर फैक्टर का मान लैगिंग स्वभाव तो होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड विद्यार्थी जी 0 हो जाता है। गांठ मान लीजिएगा इस चीज को। यही बात अगर राजीव दीक्षित साहब अगर किसके बारे में होगा, प्योर कैपेसिटर के बारे में होगा, तो अब क्या मामला हो जाएगा, 90 से करंट लीड करेगी, वहां भी पावर फैक्टर 0 ही होगा, लेकिन नेचर आपका कैसा होगा, लीडिंग होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे बढ़े विद्यार्थी जी। जिन लोगों का माइंड में घुस रहा है अच्छी बात है, नहीं तो कागज कलम चला लीजिए, नहीं तो 5 दिसंबर के बाद आपसे हालचाल पूछेंगे, तो घस लिया कीजिए कागज पर, ठीक है। नहीं तो हर आदमी साहब की तरह विद्वान नहीं होता है, देखा कि सब माइंड में आ गया, उन्होंने तब किया है 400 साल, तब आज ये विवेक आया है, इतना आसान नहीं है। तब सब कोई कालिदास थोड़े होता है, ये 24 घंटा में जितना किताब पढ़ दो सब तुमको कंठाग्र हो जाएगा, कुमार संभवम मेघदूतम लिख देगा, वो सब सबको नहीं मिलता है। इसलिए घस लिया कीजिए, कागज पर लिख लिया कीजिए। चलिए साहब, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में कह रहा है 120 का फेज डिफरेंस की दूरी पर 3 समान वाइंडिंग को हमने एस्टेब्लिश किया है और 2 पोल हमने स्टेटर में दिया है साहब। किस बात को व्यवस्थित करेगा, पोल 2 रहे कि 3 रहे, उससे क्या दिक्कत है। पोल तो हम लोग 2, 4, 6, 8 यही रख सकते हैं, उसे तो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का सवाल है। मूल रूप से कह रहा है सभी मेरा विस्थापित कितने से है, 120 से, तो 120 पर शिफ्टिंग कब देते हैं साहब, तो क्या जवाब दीजिएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 फेज आपूर्ति की क्या कर रहा है, यह चर्चा कर रहा है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नहीं तो ये दो पोल देख करके दिमाग में बैठा नहीं लीजिएगा कि दो फेज हो गया। साहब जी, फेज का निर्धारण हमेशा वाइंडिंग की स्थिति से होता है। अगर 90 का डिस्प्लेसमेंट है तो 2 फेज, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है सिंगल फेज। अगर आपका क्या है साहब 120 का है तो गांठ बांध लीजिए 3 फेज। भले पोल आपका 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 12 रहे, वो डिपेंड करता है परिस्थिति के हिसाब से। सरकार, अल्टरनेटर स्टेटर फ्रेम के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कह रहा है स्टैंपिंग में रेडियल वेंटिलेटिंग स्पेस मशीन को ठंडा करने में सहायक होता है। तिरछा तिरछा करके हल्का हल्का हम लोग जैसे वेंटिलेशन हम लोग अपने घर में देते हैं। एक जमाना था जो ढाला हुआ आता था, आजकल लोग शीशा टाइप का देने लगा है। वो शीशा तिरछा रहता है, बारिश होगी पानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, सब पानी बाहर चला जाएगा, लेकिन हवा जरूर अंदर आएगी या अंदर की हवा जरूर बाहर जा सकती है। वो जो तिरछा तिरछा करके देते हैं क्रॉस क्रॉस करके, उस टाइप का देने से ठंडा होता है। पहला कह रहा है बाहरी फ्रेम में आर्मेचर स्टैंपिंग और वाइंडिंग होता है। निम्न गति के बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर में फ्रेम कास्ट किए गए होते हैं। बाहरी फ्रेम चुंबकीय फ्लक्स का वहन करता है। क्या उचित आंसर होगा विद्यार्थी जी? कह रहा है बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर में टुकड़े में फ्रेम कास्ट होता है। गलत बात है ना जी, फ्रेम का है टुकड़े में रहेगा, फ्रेम तो फ्रेम रहेगा। अंदर में आप साइलेंट कीजिए कि सिलिंड्रिकल कीजिए, है कि नहीं है? बाहरी फ्रेम चुंबकीय फ्लक्स का वहन करता है। बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। तभी तो उसको कट करके कि हमको क्या दे रहा है, ईएमएफ का उत्पादन कर रहा है। तो राइट आंसर ये है साहब, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत बात है, तो इसीलिए आपका उत्तर ये हो गया। कह रहा है गलत में खोजने के लिए, तो आपका चुंबकीय कहां से जा रहा है? रोटर से जा रहा है। रोटर में ही क्या विकसित होती है? चुंबकीय क्षेत्र विकसित होती है। बाहरी फ्रेम में क्या होता है? आपका कंडक्टर होता है। सी नंबर है, गौर कीजिएगा, निम्न गति के बड़े व्यास वाले, बात तो सही है निम्न गति में बड़ा व्यास होता है, लेकिन अल्टरनेटर के खंडों में फ्रेम कास्ट होते हैं, यानी हैव फ्रेम कास्ट इन सेक्शंस, यानी फ्रेमों को हम क्या करते हैं अलग अलग हिस्सों में साफ। अच्छा, फ्रेम का मतलब यहां पर बाहरी फ्रेम से नहीं है, इस फ्रेम का मतलब है स्टेटर के कोर की कास्टिंग भी जो करते हैं वह भी हम लोग लेमिनेटेड शीट्स के माध्यम से करते हैं। इस कारण से यह बात भी गलत नहीं है, इसलिए यही चलेगा। चलिए विद्यार्थी जी, डी ही सही है विद्यार्थी जी। फिर आर्मेचर कहां लपेटते हैं जी? इतना दिन से पढ़ लिया है तो अभी सी डी या पी या क्यू कर रहा है। आर्मेचर कहां लपेटा जाता है? अल्टरनेटर में, स्टेटर में ना लपेटा जाता है। स्टेटर कौन होता है? फ्रेमे ना होता है। फ्रेमे को ना योकर बॉडी कहते हैं, तो फ्रेम के ऊपर में थोड़े लपेटते हैं, उसका अंदर में खांचेदार कोर बना करके तब उसमें ना 3 फेज लपेटते हैं। तब फिर क्या दिक्कत है? पढ़िए उतना कि वो आपके रिसर्च के अंदर रहे, उतना नहीं पढ़िए कि रिसर्च से बाहर हो जाए। तो कुछ लोग ओवर रिसर्च कर ले रहे हैं, तो ओवर रिसर्च मत करिए। बिना बारिश के बाढ़ लाने वाले लोग हैं आप लोग, तो थोड़ा सा परहेज कीजिए, ठीक है कि नहीं? आइए साहब, चलिए ट्रांसफार्मर के बारे में क्या गलत है विद्यार्थी जी? आवृत्ति में मामूली परिवर्तन के साथ शक्ति स्थानांतरित करता है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आवृत्ति हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। पावर हमेशा फिक्स होती है, ये बात तो गलत हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से शक्ति स्थानांतरित करता है, सही बात है। एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के शक्ति देता है। राइट आंसर क्या है साहब? ए नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद।